नमस्कार, आप सभी का मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम सोशल पंचायत। जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरण बदल रहे हैं, जैसे लिस्ट आ रही है फिर लिस्ट बदल दिए जा रहे हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं। जिस हिसाब से नाटकीय ढंग से आज बीजेपी के द्वारा जम्मू कश्मीर में 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, फिर 2 घंटे के बाद ही बदलकर 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। इसको लेकर आज हमारे साथ दो सहयोगी बैठे हुए हैं, जिसको मंथन करा जाएगा। मंथन इस चीज का करा जाएगा कि आखिर किस चीज को लेकर 2 घंटे के अंदर ही ऐसा बीजेपी में देखने को हालांकि मिलता नहीं है कि 2 घंटे के अंदर ही लिस्ट ही दोबारा से बदल दिया जाए। अगर हम लिस्ट जो दूसरी लिस्ट है उस लिस्ट में नजर डालें तो वो सारे बड़े नाम उस लिस्ट से गायब है, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के इकाई में एक मजबूत अपना हस्तक्षेप रखते हैं, मजबूत प्रभुत्व है उनका, मजबूत एक वोट बैंक है उनके पास। तो सौरभ जी, जिस हिसाब से नाटकीय ढंग से बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के साथ ऐसा मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इतना जल्दी जल्दी लिस्ट आई उसको वापस लिया गया और फिर से जारी किया गया। और जो लिस्ट जारी की गई उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए नाम जारी किए थे वो अमान्य है, पहले फेज वाले नाम वही। और जहाँ तक पहला फेज मतलब लिस्ट दोनों सेम ही है पहले फेज का। तो इसमें आप देखिए इस लिस्ट में एक महिला उम्मीदवार है 15 लोगों में से, सगुन परिहार, तो कश्मीरी पंडित दे दिए गए हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों, जब 44 लोगों का नाम फाइनल हो चुका था, अचानक से बदलना, वो भी 1-1.5 घंटे के अंदर में ही बदल देना। नहीं, जो स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी स्तर पे बहुत विरोध प्रदर्शन करना पड़ा था वहां रविंद्र रैना को। जिस प्रकार से बिलावर की सीट बदल के सतीश शर्मा को दे दी गई थी निर्मल सिंह की, ये ना कि कुल मिलाकर के पहले लिस्ट से किसी को आपत्ति नहीं थी, इसीलिए उसको जारी कर दिया गया। और दूसरी और तीसरी लिस्ट में एक दावा ये भी नहीं, जैसे हम मीडिया रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि ये जो लिस्ट जारी की गई एक मैकेनिक मतलब टाइपिंग एरर था, इसमें एरर था, इस वजह से नहीं टाइपिंग एरर अभी मेरे जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो निर्मल सिंह है वो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और संघ को इस लिस्ट से बहुत आपत्ति थी। इस वजह से बीजेपी ने तुरंत और तत्काल प्रभाव से दूसरी लिस्ट जारी की 2 घंटे के अंदर। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐसे कई चीज थे, आप देखिए कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं दी गई, रविंद्र रैना का भी नाम नहीं था। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आप वही सेफ सीट पे जाते हैं ना कि हमारे ये नेता तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो आप उन सारे बड़े नेताओं का नाम उस लिस्ट से मतलब कहीं जिक्र ही नहीं था। शायद ये लिस्ट बनाते समय राम माधव से सलाह नहीं लिया गया हो, क्योंकि अगर आरएसएस से जो करीबी थे उनका ही नाम इस लिस्ट में नहीं था, डिप्टी सीएम जो रहे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने तरफ से आरएसएस से कि हम साथ भी नहीं है, ऊपर से आपने राम कदम को वहाँ पर जिम्मेदारी भी दे रखी है राम माधव को। यहाँ पे एक चीज देखना भी जरूरी है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमें पता है कि 3 फेजेस में चुनाव होता है। तो जो पहली लिस्ट थी उसमें तीनों फेजेस के कैंडिडेट्स, जो 40+ कैंडिडेट्स की लिस्ट थी उनमें तीनों फेजेस के कैंडिडेट थे। लेकिन बाद में जो लिस्ट जारी की गई 15 की, उसमें सिर्फ फर्स्ट फेज वाले। जिस हिसाब से कल रात को मंथन के लिए पूरे संगठन से लेकर और प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे जिस हिसाब से बीजेपी दफ्तर, तो ऐसा लग रहा था जैसे पहले ऐसी थी अटकलें निकल के सामने आई थी कि 50 सीटों का लगभग प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं, वो लिस्ट जल्द ही जारी हो जाएगी। फिर उसके बाद 50 के बाद 44 प्रत्याशियों का नाम जैसे आया। लिस्ट वाकई में चौंकाने वाली थी। लिस्ट जैसी आई थी उसमें लोगों को लगा कि एक तो वुमेन कैंडिडेट उन्होंने कम दिया था, तो पहले लोगों को लगा कि यार बीजेपी की तरफ से ऐसा आया कि इसमें कि उम्मीदवार महिला उम्मीदवार केवल एक, 44 में सिर्फ एक। उसके बाद जिनको आप समझ रहे थे इनका तो चुनाव में नाम होना पक्का है, इनको टिकट मिलना पक्का है, उनका नाम ही गायब। और एक भी मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से लिस्ट आने के बाद विरोध का सामना करना पड़ा, विरोध जिस तरह से हुआ, रविंद्र रैना की जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यालय में उनकी नाराजगी की रिपोर्ट्स आई, तो मुझे लगता है कि शायद आला कमान की ओर से इतना एंटिसिपेट नहीं किया गया था कि इस तरह से जो है विरोध सामने आएगा। नारेबाजी हमने देखी, नारेबाजी की खबरें सामने आई, तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें एक साथ होगी, इस वजह से जो है बीजेपी फोर्स हो गई कि अब वो लिस्ट वापस ले और एक रिन्यूड लिस्ट, सेफ लिस्ट आगे पेश की जाए, ताकि जो जितना भी मैटर है उसको आगे बाद में सॉल्व कर लिया जाए। क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, कहीं उसके दबाव में तो ऐसा कदम नहीं उठाया गया है? वो तो दबाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो पता थी पहले से ही। उसके बाद पार्टी का मंथन हुआ और लिस्ट फाइनल हुआ। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चीजें बन रही थी, बात की साथ में मिलकर के प्रत्याशी चयन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन और साथ में जम्मू कश्मीर के जो कैडर नेता थे उनसे चर्चा नहीं हुई थी। मुझे लगता है प्रत्याशी नाम सिलेक्शन, मतलब कि जो भी प्रत्याशियों का यहाँ
नाम का सिलेक्शन हुआ तो दिल्ली से सेलेक्ट हो गए थे। स्थानीय निकाय के नेताओं से कोई इस बात पे बातचीत नहीं हुई थी लिस्टों पे। इस वजह से बीजेपी के जो स्थानीय वहां जम्मू कश्मीर के नेता थे उनको विरोध का प्रदर्शन भी सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं में बड़ी एक फूट सी भी नजर आई जिस हिसाब से ये मुझे ये लिस्ट सामने आई निकल के। चाहे वो अंतरकला हो या कोऑर्डिनेशन सही से ना हो, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें बीजेपी की कैंपेन को एक डेंट जरूर देगा, क्योंकि एक तरह से रिसर्जेंट कांग्रेस है और एनसीए जिन्होंने गठबंधन बना लिया है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस पूरे लिस्ट कांड को बोल सकते हैं कि इसको भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जहां आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप चुनाव किस तरह से जी बखूबी अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई दी है लिस्ट बनाने के मामले में। ये हुआ ना कि शुरुआत ही खराब हो गई। हाँ, बीजेपी की स्टार्टिंग पहला ही कदम उसने ओपनर ही आउट हो गया, ओपनर ही आउट हो गया। ये बड़ी समस्या है बीजेपी के साथ में। और देखिए हरियाणा में भी यही चीज चल रहा है। हरियाणा में 4 तारीखों को लेकर के वो पछड़ा फंसा हुआ है, क्यों तारीख पर बदल दिया जाए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं दोनों जगह के विधानसभा चुनाव में देखिए तो उसकी रणनीति अभी लगता है कैसे कंफ्यूज है। क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव के नतीजों का बीजेपी में घबराहट सी हो गई है। और इस बीच खबरें ये दावा भी किया जा रहा है कि जो गुलाम नबी आजाद है उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई है तो शायद कांग्रेस उनको भी अपने साथ इस गठबंधन में मिलाने की कोशिश कर सकती है। देखिए कल इल्तिजा ने भी बयान दिया कि हम एनसी के साथ जा सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम कश्मीर के हित को लेकर के हम साथ आ सकते हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो की नकल कर ली है, तो ये ऑपोजिट बयानबाजी भी है कि मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द डे ऐसा होगा कि ये सारी पार्टियां एक साथ जा सकती हैं, गठबंधन में हो सकती है और ये क्योंकि सारे के सारे लोग ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं। और यही वजह मुझे लगता है कि अचानक से ये कैंडिडेट का नाम वापस ले प्यारी बातें करना आसान है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको आप लेके आ पाएंगे जहां आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करना चाहते हैं। बीजेपी भी ये चीज पूर्ण राज्य वाली बात कर रही है कि हम आएंगे तो पूर्ण राज्य वापस लाएंगे, स्टेटहुड वाला बात वो भी कर रही है। लेकिन अब यही है ना थोड़ा सा एनसी ने जो पहले अपना मैनिफेस्टो दे दिया, अब वो जो भी जारी कर रहा है तो सभी की मैनिफेस्टो थोड़ी सी कॉपी से लेकिन बीजेपी ने तो एक ये मूव भी चला ना कि वो एनसी के मैनिफेस्टो को एंटी नेशनल मैनिफेस्टो बता रही, क्योंकि कुछ चीजें हैं एनसी के मैनिफेस्टो में जो जिसको एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है, उस वजह से भी लेकिन जिस हिसाब से अभी जैसे सीटों के बंटवारे को लेकर जिस हिसाब से अभी ही पार्टी के स्थानीय स्तर पे देखा जाए, जिस हिसाब से फूट की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, अब देखिए वहाँ बीजेपी में भी अब जम्मू कश्मीर में भी कई घड़े बढ़ चुके हैं। आप देखिए अब निर्मल सिंह भी एक्टिव हो गए हैं, उनके भी कार्यकर्ता उनके लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। रविंद्र रैना की एक गुट हो गई है, कविंद्र गुप्ता की एक गुट हो गई थी। गुटबाजी जो सामने निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले, ये कितना नुकसान पहुंचाने वाली है बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में। कश्मीर हो चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी पार्टी हो, गुटबाजी हमेशा पार्टी को नुकसान ही पहुंचाती है। और आला कमान के ऊपर है वो किस तरह से इस गुटबाजी को जो है कंट्रोल कर पाए। लेकिन जो पहला हमने स्टेप देखा जिस हिसाब से ये लिस्ट ब्लंडर हुआ है, मुझे लगता है कि गुटबाजी और खुलकर सामने आ रही है। एक्सप्लॉइटेशन का एक दरवाजा खोल दिया दूसरी पार्टियों को कि वो सामने से ये कह सके कि हाँ देखिए बीजेपी तो खुद बटी हुई है, वो लोगों का क्या सोचेगी, पहले अपना तो सुधार नहीं। और ये कहीं ना कहीं ये भी संकेत देते हैं कि अब मान लीजिए पहले चरण में इन्होंने 15 उम्मीदवार घोषित कर दिए, मतलब बाकी ये निर्दलीय प्रत्याशियों पे ही उम्मीद कायम रख के बैठे। हाँ, जिस हिसाब से पहली लिस्ट है उसमें 8 मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं बीजेपी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी, बीजेपी पहली लिस्ट में जिन आखिर गलती कहाँ हो गई, गलती किस बात की हुई कि वो जो बड़े नेता हैं पार्टी के उनसे विचार विमर्श क्यों नहीं। क्या बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस में है कि हम बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए ही जम्मू कश्मीर फतेह कर लेंगे? अब देखिए ये क्या है ना कहीं ऐसी कुछ गलतियां क्या शीर्ष नेतृत्व को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया? लोकसभा चुनाव में देखिए कि ऐसे बहुत सारे सांसद रहे कि वो अपने इलाके में निकले नहीं मांगने लिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस थे। अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाते क्योंकि अयोध्या के प्रत्याशी की तरफ ऐसा बयान दे दिया जाता है कि हम संविधान बदल देंगे आगे से। तो यही मुझे लगता है कि आरएसएस को दिखाने के लिए कि हम आरएसएस साथ नहीं है, तो उन्होंने ये लिस्ट जारी तो कर दी। लेकिन फिर जब वहाँ पे आरएसएस के नेता या पे बड़े नेता वहाँ पर उनके जब विरोध देखा तो उनको लगा कि नहीं हमें यहाँ पे यू टर्न लेने की जरूरत। लेकिन सवाल इसमें ये भी होता है जो पहली लिस्ट थी उसमें जो की नाम जो मिसिंग थे, रविंद्र रैना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, तो ये जो बड़े नाम मिसिंग थे तो क्या या एक स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ हम बाकी नामों का बाद में ऐलान हो सकता था। हम कविंद्र गुप्ता की बात कर, निर्मल सिंह की बात कर रहे हैं,
रविंद्र रैना की बात करें, लेकिन एक नाम जिसकी बात हम नहीं करें वो जितेंद्र सिंह के जो भाई आए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदू नेता के तौर पे थे, उनको बुला के बीजेपी अपने टिकट देती है, वो भी उस सीट से टिकट दे देती है जहां उसके बड़े नेताओं का वो होता है। तो क्या बीजेपी एक ये भी भाई भतीजावाद के खिलाफ हमेशा से घेरती रही है जो घाटी में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी हो, तो किस प्रकार से इस आरोप से बच पाएगी? क्योंकि जितेंद्र सिंह की भाई को जिस हिसाब से लाके और टिकट दिया गया है, तो देखिए उससे कितना नुकसान होना नहीं है, ओवरऑल पूरे देश भर में ये आरोप लगते रहते हैं कि हाँ, आप एक तरफ भाई भतीजावाद को जो है उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ दूसरी पार्टियों पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में भी ये चीज देखने को मिलती है, तब आप क्यों नहीं बोलते? ये सवाल उठते हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो है ये सवाल जम्मू कश्मीर में भी उठेंगे। और जिस तरह से बीजेपी जो है इन पार्टियों को इस तरह से दिखाती है कि इन्होंने जो कश्मीर पर राज किया, ये परिवारवाद है, बीजेपी का एक अपना डिफिनेशन है। बीजेपी का कहना है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनका बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। उनका परिवार का डिफिनेशन अलग है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ से कोई परिवार से आता है तो अपने आप को प्रूव करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये उनका परिवारवाद का डिफिनेशन है। और कांग्रेस में जैसे वो हमेशा राहुल गांधी कहते हैं, चाहे प्रियंका गांधी कहते हैं कि इन्होंने प्रूफ नहीं किया, आपने सीधा इनको सत्ता ही दे दिया कि हाँ ठीक है, अब सोनिया गांधी के बाद सीधा राहुल गांधी। प्रियंका गांधी की बात है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से पहले एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई थी। हाँ, लेकिन वही चीज है ना कि आप उनको प्रोजेक्ट उस तरीके से कर रहे हैं। अब बीजेपी का वही मैंने कहा, परिवारवाद को लेकर के दोनों पार्टियां अपने अपने डिफिनेशन देती करती है, दोनों पार्टियां परिवारवाद। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि एक ब्लंडर तो हो गया, अभी भी सिर्फ 15 सीटों पर ही ऐलान हुए हैं, 90 सीटें हैं और चुनाव दूर नहीं है और नॉमिनेशन की फाइलिंग की डेट भी करीब आ रही है। तो क्या आगे बीजेपी जो है डैमेज कंट्रोल करते हुए अब बीजेपी के लिए क्या स्टेप्स रहने वाले हैं कि वो जो बाकी सीटें हैं वहाँ पे इस तरह से जब दोबारा से नाम अनाउंस हो तो इस तरह से कुछ प्रदर्शन देखने को ना मिले? लेकिन जिस हिसाब से मंथन के बाद इतना ब्लंडर मिस्टेक हो गया है बीजेपी से, हालांकि ऐसे बीजेपी से इतने ब्लंडर मिस्टेक देखा नहीं है कभी किसी ने। एक बात ये भी सोच सकिए, हो सकता है कि ये रियलिटी चेक कर रही हो बीजेपी, उसके तरफ से ये भी चेक हो सकता है। ये तो बिल्कुल एक बार देखते हैं कि आरएसएस के जो वहाँ के नेता हैं या वहाँ पे बूथ लेवल पे क्या उससे कुछ सही प्रत्याशियों के नाम से, लेकिन ये भी चीज हो सकता लेकिन है। ऑफिशियली बीजेपी की ओर से इस लिस्ट पर कुछ नहीं कहा गया कि इतने जल्दी वापस लिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है वही टाइपिंग एरर जिस तरह से बात कर रहा था। इतनी जल्दी बीजेपी जब वापस लिया तो इस पर शक होता है कि या तो ये प्री प्लान थी कि हम पहले लिस्ट जारी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे लोगों का माहौल क्या है और लिस्ट वापस लेके। नहीं तो चीजें ये है कि जनता के पास क्या संदेश गया है, जनता तो पास संदेश ठीक है, मोदी जी की रैलियां भी हैं, मान लिया 8 रैलियां जम्मू में करने वाले हैं। नहीं, 8 कश्मीर में 2 जम्मू में। नहीं 8 जम्मू में रैलियां करेंगे वो और 2 कश्मीर में। आप संदेश की बात करें, संदेश इतना भी बुरा नहीं जाएगा क्योंकि जो 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने जारी की वो सेम ही है, उनमें बदलाव नहीं हुआ है। तो आगे बदलेंगे या नहीं अभी इस पे कोई वो नहीं कह नहीं सकते कि पता नहीं ना बदले, हो सकता है वो कहा कि जो बाकी फेजेस वाले बाकी 2 फेजेस के उनकी कैंसिल हो जाती है और जो पहले फेज वाले जिस हिसाब से अभी क्या है कि जिस हिसाब से इतना आइसोलेशन मोड में नेता चले गए हैं, पिछले 10 साल से जो चुनाव प्रक्रिया वहां नहीं हो रही है, इस वजह से नेताओं को एक्सेलरेट करने का तो मौका मिले। अगर चुनाव प्रत्याशियों को अभी से टिकट वितरण नहीं, अभी से टिकट नहीं मिलेगा तो फिर कम समय बचेगा। प्रक्रिया नहीं, हालांकि डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी का इलेक्शन विधानसभा के इलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। जो है लगातार एक्टिव थे, आप रविंद्र राणा को देखिए बीजेपी में वो लगातार एक्टिव थे, उनके सोशल मीडिया पे देख लीजिए आप, एक्टिवनेस दिखी हमें। सर रविंद्र राणा प्रदेश अध्यक्ष, तो उनको तो एक्टिव रहना ही रहना है। जो आस्था जैसे विधानसभा स्तर के जो नेता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कई विधानसभा स्तर के नेता अभी भी जो स्थानीय जगह से जो जमीन से जो अभी भी खबर आ रही है, कई जगह नेता अभी घर से निकल ही नहीं रहे हैं, उनको अभी भी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। अभी वही बात है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों हो सकता है। हम जैसे अभी मीडिया में यही चल रहा है कि बीजेपी की इतनी कंफ्यूज क्यों हो गई कि लिस्ट जारी क्या चला गया, लेकिन हो सकता है बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो। बीजेपी ये देखना चाह रही है कि वाकई में बूथ हमारे एक्टिव कार्यकर्ता कितने हैं, उनको हमारे लिस्ट से आपत्ति है, अगर कहीं विरोध हो रहा है इसका मतलब आपके साथ आने के तैयार नहीं है। फीडबैक लेने के और भी तरीके होते हैं, ये थोड़ा ना कि आप कुछ नया तरीका हर बार ऐसा होता है। और अभी रैलियों से भी स्वभाव मूड बदलेगा कश्मीर का, ऐसा नहीं है बीजेपी को लेकर के। अभी तो जस्ट अभी से क्लैरिफिकेशन दिया भी नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, हमने लिस्ट वापस क्यों ली, बस वही मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि ये टाइपो है, टाइप है, बस ये दिक्कत थी। इतना बड़ा टाइपो एरर कैसे हो सकता है? बात तो सवाल तो ये है। ये तो कई बातें ऐसी कही जाती है, पूरा बयान दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है हमारे बयान को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया गया। अब पूरी टाइपिंग करके 2-2 लिस्ट आपने 15-15 मिनट के पहले जारी भी कर दिया, अब फिर आप कहते हैं भाई टाइपिंग एरर है, हालांकि ऑफिशियल बयान नहीं है,
अभी जब तक ऑफिशियल बयान नहीं आता कि हमने वापस क्यों लिया, क्या दिक्कत थी, तब तक हम कुछ चीज़ें इस पे कह नहीं सकते। तब तक हम यही मानेंगे कि बीजेपी कंफ्यूज है अभी, चाहे वो हरियाणा इलेक्शन हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो। जिस हिसाब से बीजेपी अभी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है जम्मू और कश्मीर में, वैसा देखना बहुत अहम होगा कि कितना जो डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को अभी इस टिकट वितरण को लेकर, वो कितना डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। और क्या इस मौके को भुनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कितने हद तक सफल हो पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।